हेलो दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संविधान की विशेषताएं देख चुके हैं। हम लोग ये देख चुके हैं कि संघात्मक लक्षण क्या होते हैं, एकात्मक लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, हम लोग ये भी देख चुके हैं कि संविधान की संसदीय व्यवस्था क्या होती है, अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, और 11 मौलिक अधिकार क्या हैं, और संविधान की 12 अनुसूचियां क्या हैं। दोस्तों, संविधान को या आर्टिकल को या अनुच्छेदों को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप लोग इन वीडियो से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस प्रकार से हमें संविधान को समझना है, कैसे उन चीज़ों को मेमोराइज करना है, कैसे उनको अपना बनाना है, कैसे हम मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को, डीपीएसपी को अपना बनाएं। मतलब उनको बार बार बता करके, सुन करके, चिंतन से, मनन से, निधिध्यासन से, लिख करके, पढ़ करके, सोच करके, लिख करके उसको अपना बनाना है। रटना नहीं है कि वही चीज़ रटे जा रही, ना हमें उसका अर्थ पता है, ना हमें ये पता है कि ये चीज़ क्यों होती है। सबसे पहले हमें क्यों और क्या पे जाना है, क्यों और क्या पे जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर मेमोराइज करेंगे, फिर उसको इमेजिन करेंगे, उसके बाद चीज़ें आपकी अपनी हो जाएंगी। दोस्तों, हम लोग इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे बहुत प्यारी चीज़ हमारे संविधान की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी चीज़ देखेंगे अपने संविधान की। क्या वो आखिर ऐसा क्या है? क्या है वो? है अपने संविधान की आत्मा, वो है अपने संविधान का सार तत्व, वो है अपने संविधान का परिचय। क्या परिचय? किस परिचय की बात कर रहे हैं साहब आप? हम बात कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जिसकी आप बात करने जा रहे हैं। वो है प्रस्तावना, वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को बोलते हैं संविधान का सार तत्व, संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय। क्योंकि इसमें, संविधान में वो सारी चीज़ें आ गई हैं जो हमें, प्रस्तावना में वो सारी चीज़ें आ गई हैं जो हमें संविधान में विस्तृत रूप से देखने को मिलेंगी। अब प्रस्तावना की बात आ ही गई है दोस्तों, तो पता है, अगर प्रस्तावना की बात आ ही गई है तो हम ये भी बता दो कि प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने अपनाई थी? किस देश ने अपनाई थी? आप बताओ, किस देश ने अपनाई थी सबसे पहले प्रस्तावना? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने प्रस्तावना को सबसे पहले लागू किया था। इसके बाद अन्य देशों ने भी उसको अपनाया। भारत में भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वही बाद में प्रस्तावना बनता है। दोस्तों, प्रस्तावना से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनसे दोस्तों क्वेश्चन 90%, 99% तक देखने को मिलेंगे इन 4-5 टॉपिक से। संविधान की विशेषताएं, संघात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, अनुसूचियां, और ये प्रस्तावना और डीपीएसपी। इन सारी चीज़ों को कर लेंगे ना तो आपके संविधान का लगभग 40% काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल, सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ विषय हैं जो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर गैर निर्वाचन आयोग इत्यादि, गैर वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग है, ये लोग हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या विधायिका की शक्ति का स्रोत है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना क्या विधायिका की शक्ति का स्रोत है या विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है? जो प्रस्तावना है वो विधायिका की शक्ति का स्रोत है या विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है? यह बात ध्यान देने योग्य है माय डियर फ्रेंड्स, क्या कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका पर प्रतिबंध लगाती है, ना ही विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। क्या प्रस्तावना न्यायिक है? अर्थात क्या इसके उल्लंघन पर या इसमें जो चीजें लिखी हैं इसके उल्लंघन पर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ये गैर न्यायिक है, ये न्यायिक नहीं है। न्यायिक क्या है? मौलिक अधिकार है। डीपीएसपी भी गैर न्यायिक है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी गैर न्यायिक है। उनके उल्लंघन पर भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है ना? There is no doubt, there is no problem. You are understanding very well because you are studying, you are listening this video very concentratedly. बहुत ही सीरियस होकर के आप सुन रहे हैं। तो ज्ञान पढ़ने से नहीं होता है, सुनने से भी होता है। अगर आप बहुत ही चीज़ों को बहुत ही
खुले दिमाग के साथ और बहुत ही एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े और आप उस सुनी हुई चीज़ों को 2-3 बार लिख लेंगे, किसी को बता देंगे तो वो आपकी अपनी हो जाएंगी, फिर आप उसको किसी को कभी भी बता सकते हैं, राइट। चलिए प्रस्तावना पे चलते हैं। तो प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? इस विषय को लेकर के प्रश्न उठा था। इस प्रश्न को आप ढूंढिएगा, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? और प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है? किया जा सकता है क्या? उसमें कुछ जोड़ा घटाया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। हमने 1942 में संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमने क्या जोड़ा उसमें? 42 में संविधान संशोधन के द्वारा हमने उसमें 3 शब्द जोड़े। क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है उसके पहले हम ये बताएंगे कि प्रस्तावना क्या है हमारी। ओके दोस्तों, क्या आप प्रस्तावना को सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। आप बताइए, क्या सही में तैयार है? अरे हाँ सर, तैयार हैं, बताइए ना। देखो, अमेरिका ने प्रस्तावना को लागू किया तो पता है अमेरिका क्या बोलता है? बी द पीपल ऑफ अमेरिका, बी द पीपल ऑफ अमेरिका। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, जब एनसीईआरटी के पेज पर मैंने इसको पढ़ा था तो अंतरात्मा तक या रूह तक हिला के रख दिया था। कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज पढ़ो जो आपको अंदर तक झकझोर के रख दे। दोस्तों जब मैं एक शब्द पढ़ा ना, कौन सा, कि हम भारत के लोग, इसी में कपा के रख दिया था अंदर तक कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, तब बंधुत्व को प्रोत्साहित करने वाली भावना को प्रमोट करेंगे। इसी उद्देश्य से भावना को प्रमोट करेंगे। इसी संकल्पों के साथ हम आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्मा से अर्पित करते हैं। ये हमारा संविधान जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था, इस दिन बन करके तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो प्रस्तावना क्या बोलती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को प्रमोट करेंगे और देश को प्रगति की पथ पर आगे ले जाएंगे। ये सारी चीजें बोल करके 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, विकृत किया और आत्मा से अर्पित किया। दोस्तों जब इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था ना, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, तो रूह कांप गई थी और उस दिन सोचा था कि अगर देश का प्रत्येक नागरिक यह सोच ले कि हम इस परिवार के लोग इस परिवार को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और परिवार के सभी लोगों में सहिष्णुता, भाईचारा, भ्रातृत्व, प्रेम, स्नेह, लगाव, ये सब बनाए रखेंगे, ऐसे ही समाज में बनाए रखेंगे और अपने परिवार में एकता के साथ, समन्वय के साथ, सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे और परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करते रहेंगे। ये परिवार ही हमारा देश है मेरे दोस्तों, ये परिवार ही हमारा देश है मेरे दोस्तों। आज हम धर्म को लेकर के, आज हम जाति को लेकर के, आज हम क्षेत्र को लेकर के, आज हम नस्ल को लेकर के लड़ मरते हैं, निर्दोष लोगों की असहमय की हत्या कर देते हैं, कितनी नृशंस हत्या कर दी थी। अभी हरियाणा वाला केस देख लो आप, लगभग 150 गाड़ियां जला दी गई, 6 लोगों को असहमय की मौत के घाट उतार दिए गए। क्या ये सही है मेरे दोस्तों? क्या ये सही है? क्या धर्म कहता है ऐसा करने के लिए? धर्म तो वह है जो कर्तव्यों की बात करता है, धर्म तो वह है जो अहिंसा की बात करता है, धर्म तो वह है जो न्याय की बात करता है, धर्म तो वह है जो प्रेम की बात करता है, धर्म तो वह है जो बंधुत्व की बात करता है, धर्म तो वह है जो समता की बात करता है, धर्म तो वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, उसके विवेक की बात करता है, उसके चित्त की बात करता है। ये किसने सिखा दिया कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है और उस श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए तुम मारकाट करो? इसका सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है मेरे दोस्तों? कौन होता है? महिलाएं होते हैं, बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, अपाहिज होते हैं,
वो वंचित वर्ग होते हैं और उनको टारगेट करके इस प्रकार के दंगे फसाद किए जाते हैं। दोस्तों, संविधान हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको जान सकें, जो कर्तव्य हैं उनको जान सकें, और इस प्रकार की कट्टरता और इस प्रकार के अंधविश्वास और इस प्रकार की कुरीतियों को फॉलो ना करें जो आम लोग करते हैं कि एक व्यक्ति के कहने से सैकड़ों लोग या हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। क्या ये सही है? ये आप लोगों को सोचना है, सोचिएगा, ये आप लोगों को सोचना है, सोचिएगा, क्योंकि धर्म कभी नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम सब एक हैं और हम सबका मालिक भी कोई एक ही है जिसने हम सबको बनाया। हम कम टू द पॉइंट, हम लोग फिर से प्रस्तावना पर लौटते हैं। प्रस्तावना क्लियर हो गई? अब प्रस्तावना क्लियर हो गई। अब प्रस्तावना के अधिकार स्रोत क्या है? प्रस्तावना के 4 पॉइंट हैं। पहला तो प्रस्तावना का अधिकार स्रोत क्या है? तो प्रस्तावना का अधिकार स्रोत क्या है? भारत की जनता। संविधान भारत की जनता की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। यह प्रस्तावना बताती है कि जो संविधान की शक्ति है वो जनता है। जनता क्या करती है? प्रतिनिधियों को चुनती है, और प्रतिनिधि क्या करते हैं? संसद में जाते हैं और संसद विधानमंडल में जा करके कानून बनाते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, विकास के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए। तो शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। प्रस्तावना में बताया गया कि जो जनता है वही हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो प्रस्तावना है उसकी, जो प्रस्तावना है हमारी, उसकी आखिर प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है प्रस्तावना की? तो प्रस्तावना में पता है क्या कहा गया? प्रस्तावना की प्रकृति है कि देश में संप्रभुता, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनाए रखेंगे। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। जो भारत आज अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात वो सर्वोच्च शक्ति, अर्थात वो किसी का गुलाम नहीं है। इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, अर्थात संप्रभु है। भारत अपने निर्णय लेने में संप्रभु है। उसको अमेरिका से, उसको चाइना से, उसको रशिया से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे रशिया यूक्रेन मुद्दे पर कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे चाइना के साथ कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, मुझे अमेरिका के साथ कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। उसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। इसको बोलते हैं संप्रभुता। तो हमारा जो भारत की जो प्रकृति है वो क्या है? संप्रभु है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अर्थात जनता सरकार को चुनती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है। तो जो धर्मनिरपेक्षता है, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है लेकिन भारत के रहने वाले लोगों का धर्म है, और भारत उस लोगों की व्यक्तिगत धर्म की रक्षा करेगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, ताकि लोग अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, उसके प्रति आस्था रख सकें, उसके प्रति श्रद्धा रख सकें, पूजा पाठ कर सकें। जो भी उनके सांस्कृतिक दायित्व है उनका निर्वहन पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकें। गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? पता है आपको? गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो देश सीधा सा लेमैन टर्म में इसको समझने का प्रयास करिए। लेमैन टर्म का मतलब क्या? लेमैन टर्म का मतलब है कि आप इसको गणतंत्र को या रिपब्लिक को ऐसे समझने का प्रयास करिए कि रिपब्लिक आखिर होता क्या है? रिपब्लिक आखिर क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र का मतलब होता है देश का प्रमुख है ना। कौन है देश का प्रमुख? देश का प्रमुख कौन है? आप लोग बताओ ना। देश का प्रमुख कौन है? देश का प्रमुख है राष्ट्रपति। अर्थात गणतांत्रिक व्यवस्था में जो देश का प्रमुख है वो चुना हुआ होता है, जबकि राजतंत्र है, अगर वहाँ गणतंत्र, अगर जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है वो चुना हुआ नहीं होता है, राजा होता है। राजा ही राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि वहाँ संसदीय व्यवस्था है लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कहाँ है? अपने यहाँ, क्योंकि अपने राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भले ही वहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए? संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन है। गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है कि जो देश का प्रमुख है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो चुनाव के द्वारा
इलेक्ट किया जाता है, चुनाव के द्वारा उसको चुना जाता है, राइट। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी प्रस्तावना में कुछ उद्देश्य भी दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है कि प्रस्तावना जो हमारी है, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। 4 पॉइंट कौन से याद रखने हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। प्रस्तावना को 4 भाग में बांटा गया। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, ये तो बता ही दिया। क्या है? जनता। जनता है संविधान के अधिकार का स्रोत। दूसरा पॉइंट, भारत की प्रकृति क्या है, भारत का नेचर। एम लक्ष्मीकांत में आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बहुत अच्छी बुक मानी जाती है अर्थव्यवस्था की, उसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। भारत की प्रकृति। नंबर 3, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। 3 शब्द आते हैं कि नहीं आते हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुत्व की भावना और राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता। तो ये अपने संविधान के उद्देश्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संविधान के उद्देश्य हो जाएंगे। संविधान के उद्देश्य हो जाएंगे। संविधान के क्या उद्देश्य हैं जो प्रस्तावना में वर्णित है? न्याय मतलब जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी या फ्रीडम, न्याय, स्वतंत्रता, समता, इक्वलिटी, इक्विटी या इक्वलिटी, इक्विटी या इक्वलिटी दोनों में अंतर होता है, क्षमता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी और अखंडता, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। ये सारी चीजें क्या है? हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। कहाँ वर्णन किया गया है? प्रस्तावना में। इसके बाद प्रस्तावना में प्रस्तावना के लागू होने की तिथि का भी वर्णन किया गया है। प्रस्तावना के लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्जित करते हैं। अगर हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, न्याय की बात कर रहे हैं ना, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, एक बार यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ लिया था, पीसीएस भी पूछ लिया था, यूपी पीसीएस। अगर हम लोग न्याय की बात करते हैं ना दोस्तों, न्याय की, तो न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, समता, क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता अखंडता और बंधुत्व की भावना। ये सारी चीजें हैं जो हमने अपनी प्रस्तावना में देखी हैं। प्रस्तावना की को शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? लोगों की, जनता से संविधान को संविधान को शक्ति मिलती है। 4 पॉइंट। संविधान को सब जो प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत क्या है, या संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, या जो भी प्रस्तावना है हमारी, उसका जो मेन स्रोत है वो क्या है, उसको हम देखते हैं कि जो मेन स्रोत, संविधान के अधिकार का जो मेन स्रोत है वो क्या है। गर्मी देख रहे हैं लोग, पंखा भी नहीं चल रहा है। संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो है भारत की जनता। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? भारत की प्रकृति, हमने देख लिया। संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब लोकतंत्र और गणराज्य दोनों एक साथ देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखे भारत की प्रस्तावना। आप लोगों ने निसंदेह इस टॉपिक को बहुत एंजॉय किया होगा। प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, वर्तमान में कर सकते हैं। संविधान, क्योंकि आप लोग देख ही चुके हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने उसमें क्या जोड़ा था? क्या जोड़ा था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद, सोशलिस्ट और अखंडता। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।